हाँ जी, 2 लो करने के बाद थर्ड लो हमारा केपलर का, नोट डाउन करेंगे। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of any planet square of time period of revolution of any planet around sun is directly proportional to cube of the semi major axis of its elliptical orbit। दोबारा बोल रहा हूं मैं स्टार्टिंग से। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ semi major axis of its elliptical orbit, semi major axis of its elliptical orbit। क्या मतलब समझ लें इसका एक बार। ये आपका एक एलिप्स है, ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, यहां एक फोकस है जहां पे सन है, दूसरा फोकस यहां होगा कहीं, यहां आपका प्लेनेट है। आप मान लें प्लेनेट को एक चक्कर पूरा करने में टी टाइम लगता है, लिख लें आप, टी इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टी इज टाइम रिक्वायर्ड बाय प्लेनेट, टी इज टाइम रिक्वायर्ड बाय प्लेनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है, ये टी है आपका, ये आपकी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो आपकी है मेजर एक्सिस। इसकी अगर आधी की बात करेंगे तो आपकी सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी, यहां से यहां तक ये आपकी सेमी मेजर एक्सिस है। इसको आप बोल दें आर। अब जो लिखवाया है वो दोबारा पढ़ें एक बार। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of revolution of any planet around sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit। तो क्या मैं लिख दूं, p square is proportional to r cube। ठीक है, यही आपका सिंपल सा लो है। इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, इसका हल्का सा आइडिया मिल जाएगा आपको, अगला टॉपिक जो आएगा हमारा सैटेलाइट मोशन वाला, यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं करना। रिपीट करें तीनों एक बार, तीनों लो। ठीक है, फर्स्ट लॉ निकेत आप ट्राई करें, फर्स्ट लॉ क्या होता है। सन के अराउंड आपका प्लेनेट क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है और सन आपके इलिप्स के एक फोकस पे रखा होता है। इतनी सी बात आपको किसी भी भाषा में समझा देनी है। श्लोक बताएगा सेकंड लो, इधर देख के। हाँ जी, उधर नहीं देखना, वो पढ़ के नहीं बताना, मेरी तरफ देख के, आंखों में आंखें डाल के। बताया था मैंने, कल भी बताया था, इधर देखो। हाँ, आप हिंदी में बता दें, आपको आता है, बताना नहीं आ रहा, जिसका मतलब आता नहीं है। आइंस्टीन ने बताया है
कि जब आप समझा नहीं पा रहे हैं तो इसको मतलब समझ में नहीं आया आपको। नहीं, जब आपको बहुत क्लियर समझ में आता है तो आप समझा पाते हैं, बिलीव में। अगर जब आपको समझाना नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होच पोच है मन में, है ना। तो होच पोच जब क्लियर होगी तो आप बता पाएंगे। आप बताएं, आपने बताया था अभी, आप बताएं आदित्य। परफेक्ट। आपका जो प्लेनेट है वो इक्वल एरिया स्वीप करता है, इसका कारण क्या है मैं बताएगा। इक्वल एरिया क्यों स्वीप करता है? नहीं, वो तो एरियल स्पीड कांस्टेंट है, वो क्यों कांस्टेंट है कैसे पता लगा? बताएं। हाँ दिवंश बता। टॉर्क जीरो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, और आपका डीए बाई डी का जो टर्म बन रहा है उसमें एल आ रहा है। हाँ जी, टॉर्क जीरो कैसे हुआ क्लास के बाद देखेंगे। टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, आपका डी बाई डी टी इज डिपेंडिंग अपॉन एल, एल कांस्टेंट तो डी बाई डी टी इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड लो बताएं, लाइक आप ट्राई करें। स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। हाँ, क्यूब, क्यूब ऑफ टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आपके तीन लो हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। हाँ जी, ये जो दिखा रखी है ये आपके सामने जो हाजिर है यहाँ पे, ये मेजर एक्सिस की आधी है, सेमी मेजर एक्सिस है। हाँ जी, हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आ गए हैं, सैटेलाइट मोशन। आपको नेक्स्ट जब भी आप आएंगे मंडे को आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर की असाइनमेंट आपको नहीं मिली है। कई बच्चे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की कह रहे थे कि नहीं मिली है, कुछ को नहीं मिली थी क्या? ये मैंने यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये लेना आप रखिए आज, ठीक है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। सैटेलाइट मोशन आज करेंगे। नया टॉपिक क्या है सूर्यांश? नया टॉपिक क्या है? ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सैटेलाइट कैसे घूमते हैं, क्या उनकी रीजनिंग है और क्या क्या उसमें देखते हैं, सब टॉपिक्स में क्या करें, सब बात करेंगे। सबसे पहले लेट से ये आपकी अर्थ है, आप मान लें अर्थ की इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रही है। जो सैटेलाइट है आपका, पहली बात तो एक बात बताएं, सैटेलाइट क्यों मूव करता है, कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैटेलाइट मोशन? ग्रेविटेशन। जैसे आप एक रस्सी से पत्थर बांध के घुमाते हो तो टेंशन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। सिमिलरली यहाँ पे कोई धागा तो नहीं बंधा हुआ है, बट धागे की जगह आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको पुल करती है और मोशन में तो घूमता रहता है, वो मोशन आपका रहता है। यहाँ पे देखें आप, क्या सैटेलाइट मोशन आपका इस ऑर्बिट में हो सकता है? देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। इस केस में एक ही दिक्कत है कि इसके सर्कुलर मोशन का सेंटर और अर्थ का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, इसके ऊपर जो अर्थ के कारण फोर्स लगेगी वो किस साइड लगेगी? ये सैटेलाइट आपका, इसके ऊपर अर्थ के कारण जो फोर्स लगेगी वो सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो वो फोर्स लगी आपकी अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट कर लू मैं, एक ये और एक ये। कभी भी एक फोर्स को आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो इस फोर्स की जगह ये दो पार्ट हो गए आपके। ये फोर्स आपको सर्कल में घुमा सकता है, बट ये वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? आर यू गेटिंग? जब ये वाली फोर्स लगी सेंटर की तरफ, ये वाला फोर्स तो ठीक है आपको सर्कल में घुमा देगा, बट ये वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? इसको कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, तो क्या करेगा वो? सैटेलाइट को नीचे लेके आएगा। अब एक डायग्राम और बनाते हैं इसका। एक्चुअली यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इस साइड है,
इसके दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक इस साइड और एक इस साइड। जो ये वाला है ये उसको सर्कल में घुमाता रहेगा, सेंटर की तरफ लग रहा है, इसके सर्कल के सेंटर की तरफ। लेकिन जो ये वाला फोर्स है वो उसको नीचे खींचेगा, तो इसको बैलेंस करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं रह सकता, यहाँ पे चक्कर नहीं काट सकता, नीचे आएगा। अब एक डायग्राम और बनाते हैं। ये है, अगर यहाँ पे आपका सैटेलाइट है, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इस साइड लगेगी, इसका कोई कंपोनेंट इस साइड नहीं होगा, सारा फोर्स अंदर की तरफ सेंटर की तरफ है, तो यहाँ पे आपका पार्टिकल इस सर्कल में घूम सकता है, नीचे जाने की उसको कोई ऐसे वो नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो नीचे नहीं जाएगा। तो जब भी सैटेलाइट मोशन होगा एक बात ध्यान रखनी है, क्या, जो अर्थ का सेंटर है और जो आपके सैटेलाइट का ऑर्बिट का सेंटर है, दे मस्ट कोइंसाइड। ठीक है, आप दोनों डायग्राम बना लेंगे, तो स्टेटमेंट लिखाऊंगा आपको। क्या आपका कोई फोर्स है नहीं ना नीचे ले जाने के लिए? क्यों, देखो ना, कब बनाने की जरूरत है, एक सेंटर की तरफ से ही आपको सर्कल मोशन करा रहा है, यहां क्यों बनाएंगे आप? कंपोनेंट तो आप किसी फोर्स से ब्रेक कर सकते हैं हमेशा, कहने का मतलब इसके दो कंपोनेंट में ऐसे करूं और ऐसे करूं, है ना, बट सारा फोर्स सेंटर की तरफ ही लग रहा है, तो सर्कल में घुमा देगा उसको, क्यों नीचे लेके आएगा? अगर अगर रस्सी पे मैंने एक पत्थर बांधा है और ऐसे घुमाया है ना, उसके ऊपर जब उसका वेट लगेगा तब तो नीचे आएगा ना, सिर्फ अगर यही फोर्स लगता रहे तो नीचे क्यों आएगा? सिर्फ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, आप साथ में लिख लेंगे, ये वाला मोशन पॉसिबल नहीं है सैटेलाइट का, ये वाला मोशन पॉसिबल है सैटेलाइट का। और ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सेंटर होना चाहिए, हाँ सेंटर कोइंसाइड करना चाहिए। लिखिए आप, कंडीशंस फॉर सैटेलाइट मोशन, कंडीशंस फॉर सैटेलाइट मोशन, सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट, conditions for satellite motion, first point, center of satellite orbit must coincide with the center of earth, with the center of earth. Next point, plane of, हाँ जी पहले वाला, सेंटर ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट मस्ट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ अर्थ, ये लाइन खत्म हुई। अगली लाइन, प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट, प्लेन ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट should pass through center of earth, should pass through center of earth। दोनों बातों का मीनिंग अलग नहीं है, सेम बात ही दो तरीके से लिखवाइए। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है, अगर आप एक ऑर्बिट जो है उसका एक प्लेन बना लें, ये प्लेन है, तो प्लेन आपका अर्थ के सेंटर के थ्रू पास करेगा, यही लिखवाया बस। ठीक है, अब इसके बाद सैटेलाइट मोशन में आपको डिराइव करना होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिखिए आप, orbital velocity is defined as orbital velocity is defined as velocity of satellite
velocity of satellite with which it is moving around Earth. It is defined as velocity of satellite with which it is moving, या it is orbiting, जो भी आप लिखें, it is moving around Earth. ये अर्थ है, इसका मास m, रेडियस r है. मास m, रेडियस r होने के बाद लेट से एक सैटेलाइट है आपका, जो कि यहां से सेंटर से r दूरी पे है. तो क्या आप इसकी ऑर्बिटल स्पीड निकाल सकते हो? ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड कैसे निकालेंगे? ट्राई करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे? आप ये बताएं, जब ये मूव करेगा, तो इसके ऊपर सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स कितनी होगी? इसका मास कौन बता रहा है पीछे? mg मत बोलें आप उसको. देखो, अब उस बात को समझ लो एक बार. mv²/r को तो मैं पूछ रहा हूं रियल एग्जिस्टिंग फोर्स, इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रियल में फोर्स लग रही है वो कौन सी है? ग्रेविटेशन. रियल एग्जिस्टिंग फोर्स में और mv²/r में अंतर है, मैंने बताया था. तो रियल एग्जिस्टिंग फोर्स है यहाँ पे g r². दिस फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास आपका ऑब्जेक्ट का कितना है? m, और एक्सेलरेशन होती है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v²/r. बताएं ये बात ठीक है क्या? रियल एग्जिस्टिंग फोर्स इज g(m)m/r², और आपका फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन. ये आपका मास है, और ये देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो ये आपकी फोर्स हुई, साथ में आप बेशक लिख लें रियल एग्जिस्टिंग फोर्स. ये आपका मास ऐसे का ऐसा है, और यहां पे ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है. अभी आप नोट कर लें, आपको अलग अलग टॉपिक में आता है. तो g(m)m/r² इक्वल टू mv²/r, ये एक्सप्रेशन है आपका. m से m कट जाएगा, एक r से r कट जाएगा, तो v इज इक्वल टू √gm/r. दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड. अगर आपको किस हाइट पे आपका सैटेलाइट मूव कर रहा है वो पता है, तो आप g और m ऑलरेडी पता होता है, पुट करेंगे और v निकाल सकते हैं. हाइट पे तो है ये. हाँ, तो यहाँ पे r इज व्हाट? कैपिटल R प्लस h. डन. आसान है. ठीक, नोट कर लें फटाफट. आप ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें क्या सवाल हो सकता है ना? सवाल इसमें बनेगा ही नहीं. क्या सवाल बनाओगे इसमें? सिंपल सा बात है, बस वो लिख दी. हाँ जी, हाँ निकालने को देंगे वेलोसिटी. आपने आखिर अपना मंतव्य पूरा कर लिया. आगे बढ़े. अबे बहुत दिन बाद आई है, कितना रह गया? आराम से बैठ जा. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. मैं नहीं करवाऊंगा.
सुनेंगे अब। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, अगर अर्थ से आर दूरी पे कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, एम मास, इसका एम मास है, ये कैपिटल आर है, आपको निकालना है कि वो, अच्छा एक बात ध्यान रखें, नहीं वो ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट ही रहेगा तो, एम आर और ये आर है, ये स्मॉल एम है, आपको टाइम पीरियड निकालना है उसके रिवोल्यूशन का। बताएं कैसे निकालेंगे, भी आपको ऑलरेडी पता है। आपको निकालना है टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट, जो कि टाइम लगे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में। वेरी गुड। टाइम पीरियड आप देखें, ये पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा, अगर ये आर है तो ये कितना होगा, 2 पाई आर। टाइम पीरियड इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई आर बाय वी। वी का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, बताएं क्या है, रूट जी एम बाय आर इंटू आर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखें, ये जो रूट आर है ये ऊपर जाके यहां रूट आर आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट जी एम आर, और ऊपर रूट आर का मतलब आर की पावर हाफ, दोनों पावर जुड़ जाएंगी, इट विल बी, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट जी एम आर की पावर 3/2। ये आपका टाइम पीरियड है, 2 पाई जी एम कॉन्स्टेंट है, आर आपका क्या है, अर्थ के सेंटर से आपका ऑर्बिट कितनी, आपका सैटेलाइट कितनी दूर है वो आर है। देख ले आराम से, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन डेरिवेशन। यहां से देखें, यहां तक आ गया, जोड़ दिया, बस क्या किया है, जब बेस सेम हो, आपके पास बायो है, बायो वालों को दिक्कत होती है ऐसे सालों में, नहीं होती है, बस इसके बाद क्या, सो सिंपल ना, बस ठीक। आपको नहीं लगा ये डिफिकल्ट, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। 3/2 आ गया, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है बिल्कुल। अब आप एक काम करें, आपका ये वाला पार्ट यहां पे खत्म होता है, इसमें अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बताएं क्या आएगा, आर क्यूब। अबे रुक जा, ये कांस्टेंट है, यहां पे आपका आ गया टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जो अभी आपने देखा टाइम पीरियड, आप देखिए ऑर्बिटल, जो आपका सैटेलाइट का टाइम पीरियड सन के राउंड था, सन के राउंड जो टाइम पीरियड था वो आपका सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल था, टी स्क्वायर वाज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो वहां पे इसका हल्का सा वेरिफिकेशन है, अंतर क्या है, यहाँ पे हमने इसको सर्कुलर ऑर्बिट माना है, तो सेमी मेजर एक्सिस नहीं, यहाँ पे रेडियस यूज हुआ है। देखिए आप एक बार, अगर एक सर्कल हो, सर्कल में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बराबर रहेंगी, और अगर सेमी मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो आपका रेडियस ही रहेगा। यहाँ पे आपका सर्कल था, इसलिए सेमी मेजर एक्सिस की जगह रेडियस ऑफ अर्थ ही, रेडियस ऑफ जो आपका ऑर्बिट है उसका रेडियस ही यूज हो गया। तो ये आपका हल्का सा वेरिफिकेशन है उस टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के फॉर्मूले का। बता चलो मेरे को, बता क्या डाउट है, ये हाफ कैसे आया, बताता हूं। यहाँ पे देखें, ये रूट में है तो आर की पावर हाफ रहेगी, अब ये वाली आर की पावर हाफ है, वो ऊपर आ सकती है क्या, देखो दोबारा देखो आराम से, अगर 2 पाई बाय अंडर रूट जी एम, आवाज नहीं करेंगे भाई,
यहां पे r की पावर हाफ है, ये पावर ऊपर जा सकती है क्या? ये यहां आ गई r की पावर हाफ। अरे वो तो है, पहले अब चढ़ा रहा हूं पहले। r की पावर हाफ हो गई, और अब जब बेस सेम हो और नंबर मल्टीप्लाई में पावर सेट होंगी तो आपका 3/2, ठीक है। उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। क्या? ना, नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं कोई। डन। हाँ जी, नेक्स्ट। टाइम कितना बचा है? अभी तो है, ठीक ठाक टाइम। नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टॉपिक है। सवाल करेंगे, चिंता मत करें। मास m, रेडियस r। आवाज नहीं करेंगे, आपको पता है सारी बातें। मास m, रेडियस r, ऑर्बिट का रेडियस स्मॉल r। आपको इस सैटेलाइट की एनर्जी लिखनी है। सबसे पहले आप लिखें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल बताएं भाई, क्या होगी? लाइक आप बताएं। यहाँ पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अर्थ का मास m है, उसका मास स्मॉल m है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन बाय -G m m/r। काइनेटिक एनर्जी बताएं क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज k हाफ mv²। अब यहाँ पे आप या तो जो v निकाली है वो पुट कर दें, एक तरीका और है, नहीं तो कैसे? आपने जो अभी फॉर्मूला लिखा था G m m/r², रियल एग्जिस्टिंग फोर्स वॉज इक्वल टू mv²/r, वहां पे r कैंसिल होगा तो ये वाला टर्म डायरेक्टली बनता है mv² का। अगर दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ mv², तो G m m/r इंटू हाफ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है G m m/r इंटू हाफ। हाँ सेम आता, मैंने बताया तो, वो भी आपका ठीक है और ये भी ठीक है, ये बात कहीं भी और जगह भी यूज होता है। एक्चुअली जो फॉर्मूला आपने बनाया v का, वो इससे बनाया ना। हाँ, तो वो सेम बात। नोट डाउन करें फटाफट। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन है। क्या? कुछ नहीं रखा मैंने तो, मैंने बताया कि ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, फॉर्मूला का यूज कर लिया, और यहां से mv²/r का टर्म बन गया, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिक बन गया वो। इस एक्सप्रेशन में mv² का टर्म बन रहा था। कौन सा? क्योंकि मैं mv² का टर्म बनाना चाह रहा हूं, मैं काइनेटिक एनर्जी कैसी दिखती है वो देखना चाह रहा हूं, तो उसको कट कर दूंगा तो v² बनेगा, है ना। तो हाफ mv² का टर्म बनाना है वहां पे। बताएं तनिष, बताएं बेटा, बताओ स्टूडेंट्स। काटना नहीं है, जानबूझ के लगाया है, ऊपर तो था नहीं ना। यहाँ नहीं, यहाँ तक ठीक है। हमें हाफ mv² का टर्म बनाना है, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो mv² पता है और हाफ mv² चाहिए, तो हाफ मल्टीप्लाई कर दो। हाफ मल्टीप्लाई कर दिया G m m/r और इंटू हाफ, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी।
आप बताएं टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऐड करके बताएं कितनी बनेगी। टोटल इज इक्वल्स टू यू प्लस के, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, हाँ ये आप देखें जी एम एम बाई आर दोनों में कॉमन है, यहाँ पे क्या है हाफ, यहाँ पे क्या है -1, 1 माइनस हाफ इज -हाफ, तो टोटल इज -हाफ जी एम एम बाई आर, दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, टोटल एनर्जी। आराम से देख लें, अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लें, अगर दिक्कत आ रही है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करो, ये वाला टर्म कॉमन निकालो, अंदर बचेगा हाफ -1, उससे -हाफ बन जाएगा। यहां पर टोटल एनर्जी माइनस है, इस बात का क्या मतलब है कि सिस्टम इज बाउंड, आपका सैटेलाइट है वो अर्थ की अट्रैक्शन में ही है, आप लिखें बात, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, इट मीन्स satellite is bound to अर्थ, सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ, वो उससे बाउंड है। आपने जब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, ध्यान दें एक बार, जब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था तो आपने सरफेस पे कुछ एनर्जी टोटल की थी और इन्फिनिटी पे कुछ एनर्जी की थी, जो एनर्जी पे इन्फिनिटी पे एनर्जी आई थी वो कितनी आई थी, 0, मतलब नेगेटिव नहीं बची थी। जब तक नेगेटिव रहेगी टोटल एनर्जी तब तक आपका सिस्टम बाउंड रहेगा, एस्केप वेलोसिटी में हमें अनबाउंड करना था, उसे बाहर फेंकना था, इसलिए इन्फिनिटी पे 0 किया था, तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है सिस्टम इज बाउंड, ठीक है। हाँ हाँ डेफिनेटली, यहां पे आप देखें क्या टोटल एनर्जी इज U इज डबल ऑफ टोटल एनर्जी। हाँ जी, आवाज नहीं इधर से दे, क्या एक्सप्रेशन ठीक है वो चेक करें एक बार। सिमिलरली आप बताएं काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं टोटल के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, माइनस टी, माइनस टी, चेक करें आप, टी कहाँ है, टी ये रहा, टी में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर टोटल एनर्जी का डबल कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगी, अगर टोटल एनर्जी का नेगेटिव कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हाँ जी, एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे आप, फाइंड आउट वर्क डन in changing the orbit of a satellite, find out work done in changing the orbit of a satellite from R1 to R2। अगर ये अर्थ है, पहले सैटेलाइट R1 ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे मान लें आप, ये R1 है, फिर ये R2 में आपको कराना है इसको रोटेट, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा टू शिफ्ट दिस सैटेलाइट फ्रॉम हेयर टू हेयर। हिंट है आपके लिए, इस
पहले ऑर्बिट में आप टोटल एनर्जी निकाल लें T1, सेकेंड ऑर्बिट में निकाल लें T2, जो टोटल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बताएं T1 कितना होगा? T2 R2, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी। यहां पे जितना एनर्जी में चेंज होगा वही आपका वर्क डन होगा। तो आप टोटल T2 माइनस T1 कर दें, T2 विल बी माइनस हाफ G M R2 माइनस साइन माइनस हाफ G M बाय R1। फर्दर सोल्व करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन कितना आएगा? हाफ कॉमन ले रहा हूं मैं, वहां पॉजिटिव कर दिया, तो हाफ GM 1 बाय R1 माइनस 1 बाय, यहां प्लस आएगा यहां तो माइनस आएगा, वो वाला टर्म पहले लिखा है। अब ये चेक करें कि ये वर्क डन है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। चेक करें R1 क्या है, बड़ा है छोटा है? पॉजिटिव होगा। R1 छोटा है तो ये टर्म पहले वाली बड़ी होगी, R1 स्मॉल तो ये पहले वाली टर्म बड़ी होगी, और बड़ी टर्म में से छोटी घटेगी तो पॉजिटिव आएगा। वैसे भी जब आप एक सैटेलाइट को यहां से बाहर लेके जाओगे तो यू हैव टू डू सम पॉजिटिव वर्क। जब आप अर्थ से दूर लेके जाओगे तो कुछ पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पॉजिटिव था। R1 छोटा है, कैसे आप बताएं? तो पूरा टर्म बड़ा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, थियोरेटिकली आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। सवाल करने हैं बहुत सारे इसके, तो आपको मंडे को घर से अभी बस ये काम करके आना है, कल आपका ऑफ रहेगा, मंडे को रिवाइज करके आना है, और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर ओरल टेस्ट और ब्लैक बोर्ड टेस्ट, वट एवर चैप्टर होना चाहिए तैयार पूरा। हाँ, मंडे को असाइनमेंट मिल जाएगा उस दिन आपको, और बैठ के फिर यही सवाल करने हैं अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी।